हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे थे, उसका चैप्टर नंबर 4 जो है डायूरेटिक, उसका पार्ट 3 आज पढ़ेंगे। हमारा जो पहला वीडियो था डायूरेटिक के ऊपर, उसमें मैंने आपको सबसे पहले यूरिनरी सिस्टम के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको यूरिनरी सिस्टम के फंक्शन के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि डायूरेटिक ड्रग क्या होती है। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था डायूरेटिक का, जिसमें सबसे पहले हाई सीलिंग थी, उसके बाद मीडियम सीलिंग थी, फिर थी लो सीलिंग। हाई सीलिंग के अंदर लूप डायूरेटिक और ऑस्मोटिक डायूरेटिक आती है, मीडियम में थायाजाइड, और लो सीलिंग डायूरेटिक के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर और पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक। उसके बाद मैंने आपको नेफ्रॉन का डायग्राम बताया था कि किस पार्ट को क्या क्या बोलते हैं, फिर नेफ्रॉन के अंदर कौन कौन सी साइड पे कौन कौन सी ड्रग एक्शन देती है, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने वीडियो सेकंड जो पार्ट 2 था डायूरेटिक का, उसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको हाई सीलिंग डायूरेटिक के बारे में बताया था। फिर उसमें दो क्लास थी, एक थी लूप डायूरेटिक। तो फिर हमने लूप डायूरेटिक के बारे में पढ़ा था कि लूप डायूरेटिक का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। उसके बाद कौन कौन सी ड्रग रहती है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे वो पढ़े थे हमने। उसके बाद हमने लूप डायूरेटिक के साइड इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, उसके कौन कौन से यूजेस रहते हैं वो भी हमने पढ़े थे लूप डायूरेटिक के। फिर हमने फ्यूरेसमाइड ड्रग का स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उस स्ट्रक्चर के अंदर, उसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा यूज किया जाता है वो भी पढ़ा था। फिर इथेक्राइनिक एसिड के बारे में पढ़ा था, इसमें रिंग सिस्टम कौन सा रहता है इसके बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे अपना लूप डायूरेटिक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मैंने आपको ऑस्मोटिक डायूरेटिक के बारे में बताया था कि इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है और ये कैसे एक्शन देता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या रहते हैं और ये कहाँ पे कंट्राइंडिकेट रहता है। आज हम अपने पार्ट 3 के अंदर अपनी जो सेकंड क्लास थी जिसका नाम था मीडियम सीलिंग डायूरेटिक, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर थायाजाइड ड्रग आती है। तो थायाजाइड में एक तो थायाजाइड खुद है, इसके बाद दूसरी जो ड्रग है वो थायाजाइड लाइक है। पहली है थायाजाइड्स, दूसरी है थायाजाइड लाइक्स। तो थायाजाइड में सब में एक कॉमन स्ट्रक्चर रहता है, केमिकल स्ट्रक्चर रहता है। बाकी ये थायाजाइड लाइक है तो इसमें केमिकल स्ट्रक्चर तो सेम नहीं रहता है, बट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोनों का सेम रहता है, इसलिए बोलते हैं थायाजाइड लाइक। सबसे पहले हम ड्रग देख लेंगे थायाजाइड के अंदर कौन कौन सी आती है। पहली जो ड्रग है वो है क्लोरथायाजाइड, दूसरी जो ड्रग है वो है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, तीसरी जो ड्रग है वो है बेंड्रोफ्लूमिथाजाइड, और जो फाइनल ड्रग है वो है बेंजथायाजाइड। इसके बाद थायाजाइड लाइक ड्रग के अंदर क्लोरथाइलिडोन, इसके बाद इंडेपामाइड, फिर है मेट्रोलाजोन, इसके बाद जिप्पामाइड। तो थायाजाइड लाइक के अंदर कौन सी ड्रग आती है, थायाजाइड के अंदर कौन सी आती है, तो उसके बारे में पढ़ना है। अगर आपको याद ना रहे तो इसमें सब में थायाजाइड आ रहा है, तो इसी से आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये थायाजाइड क्लास की ड्रग है और कौन सी थायाजाइड लाइक। अगर आप थायाजाइड लाइक क्लास में देखोगे तो मैंने इंडेपामाइड के पीछे स्टार किया है और मेट्रोलाजोन के ऊपर स्टार किया है। तो इंडेपामाइड में क्या होता है कि ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग रहती है, इसीलिए मैंने आपको याद दिलाने के लिए स्टार किया है। उसके बाद ये मेट्रोलाजोन और इंडेपामाइड दोनों एंटेरोहेपेटिक साइकिल फॉलो करती है, जिसकी वजह से ये लॉन्ग एक्टिंग हो जाती है। अब एंटेरोहेपेटिक साइकिल क्या रहती है तो वो हम अपने आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे, किस तरह से ड्रग वापस रिसाइकिल होती रहती है। तो अभी आप बस जान लो कि ये एंटेरोहेपेटिक साइकिल फॉलो करती है। अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे थायाजाइड का। तो मैंने आपको नेफ्रॉन का डायग्राम बताया था, वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि नेफ्रॉन में अलग अलग साइड रहती है, वहाँ पे ड्रग एक्शन देती है। तो साइड 3rd थी जो नेफ्रॉन के डायग्राम में, जो डिस्टल ट्यूब्यूल के वहाँ पे लोकेटेड थी। तो मैंने बोला था थायाजाइड साइड 3rd पे एक्शन देता है। वहाँ पे एक सिम्पोर्ट सिस्टम रहता है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, उसको थायाजाइड ब्लॉक करता है। तो तब तो मैंने आपको सिंपल मैकेनिज्म बताया था। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताता हूँ ये कैसे उस पंप को इनहिबिट करता है। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम डिस्टल ट्यूब्यूल का है। तो सबसे पहले देखेंगे ये डिस्टल ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है सोडियम का और वाटर का। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये डिस्टल ट्यूब्यूल की ल्यूमेन है, उस ल्यूमेन के ऊपर ये पंप सिस्टम रहते हैं, जो ये पूरा पंप सिस्टम देखो, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं। तो यहीं पे रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है यहाँ से यहाँ। अब ये कैसे होती है वो देखो आप, कि इस ल्यूमेन के अंदर सोडियम है, वाटर है, बहुत सारा मटेरियल जो फिल्टर होके आता है। तो ये सोडियम वाटर है, तो ये सोडियम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन
एक सिम्पोर्ट सिस्टम के थ्रू होता है, वो है सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट सिस्टम। तो होता क्या है कि सोडियम इस सिम्पोर्ट के थ्रू इस मेम्ब्रेन के अंदर आ जाता है। सोडियम भी आता है और क्लोराइड भी आता है। मैंने आपको बताया जहाँ सोडियम आएगा तो वहाँ वाटर भी जाएगा साथ में, तो यहाँ वाटर भी आ जाता है सोडियम के साथ में। तो यहाँ वाटर और सोडियम दोनों आ गए। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम ATPase पंप है। तो यहाँ पे जो सोडियम वाटर आया तो इस पंप के थ्रू सोडियम ब्लड के अंदर चला गया और पोटेशियम, ब्लड वाला पोटेशियम बाहर आ गया। तो शायद आपको पता चला कि सोडियम किस तरह से ब्लड के अंदर गया और वाटर भी किस तरह से ब्लड के अंदर गया सोडियम के साथ। तो यहाँ पे सोडियम जितना था उनकी सारी कंसंट्रेशन कम हो गई। तो यहाँ पे सोडियम कम हो गया तो मतलब वाटर भी कम हो गया, वाटर कम हुआ तो मतलब यूरिन का वॉल्यूम भी कम हो गया, यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो गया। तो नॉर्मल कंडीशन में डिस्टल ट्यूब्यूल ऐसे वर्क करती है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ देखोगे डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर तो यहाँ पे नीचे आपको कैल्शियम चैनल भी दिख रहा है। तो नॉर्मल कंडीशन में जब ल्यूमेन के अंदर जो कैल्शियम रहता है, ऐसा कैल्शियम ये भी इस पंप के थ्रू इस मेम्ब्रेन के अंदर आता है। इसके बाद इस कैल्शियम का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है इस चैनल के थ्रू। तो ये कैल्शियम भी इस मेम्ब्रेन के अंदर आ गया। फिर अगर आप यहाँ नीचे देखोगे तो यहाँ पे ये सोडियम और कैल्शियम का एंटीपोड सिस्टम रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आयन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो सोडियम इनसाइड आ रहा है ब्लड से और ये कैल्शियम अंदर जा रहा है ब्लड के। तो कैल्शियम भी ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होता है इसी प्रोसेस के थ्रू। बट हमें क्या करना है, डायूरेटिक के एक्शन के लिए हमें यूरिन का वॉल्यूम बढ़ाना है और यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। तो हम जब थायाजाइड ड्रग देंगे तो थायाजाइड ने क्या किया, इस सिम्पोर्ट सिस्टम को बंद किया और उसके साथ साथ इस कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट भी कर लिया है। मतलब इसको और भी ज़्यादा एक्टिवेट किया। जो नॉर्मल कंडीशन में कैल्शियम चैनल चल रहा था उसको और भी ज़्यादा फोर्स दिया। तो थायजाइड ने दो एक्शन दिए, एक तो इस सिस्टम को बंद किया जो अपना सिम्पोर्ट सिस्टम था कैल्शियम और क्लोराइड का, इसको तो बंद किया बट कैल्शियम को थोड़ा एक्टिवेट भी किया। तो हुआ क्या कि इसके अंदर जो सोडियम आया था उसका रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस रुक गया। जब सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस रुक गया तो वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन रुक गया। तो यहाँ पे यूरिन का वॉल्यूम बढ़ गया और यहाँ पे जो कैल्शियम था उसका ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हुआ। ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन इसलिए हुआ क्योंकि थायजाइड ने इस चैनल को एक्टिवेट किया। फिर ये सारा कैल्शियम इस पंप के थ्रू ब्लड के अंदर चला गया। अब हुआ क्या कि सोडियम तो नहीं गया ब्लड के अंदर बट कैल्शियम बहुत सारा ब्लड के अंदर चला गया। जब कैल्शियम ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा चला जाएगा तो कैल्शियम का जो चार्ज है वो +2 रहता है, जिसको डाई कैटायन चार्ज बोलते हैं, जो +2। तो उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए ब्लड से जो पोटेशियम है वो ब्लड से होके ल्यूमेन की ओर आ जाता है। अब ये इनडायरेक्ट एक्शन रहता है, यहाँ पे छोटे पोटेशियम के भी पंप रहते हैं। तो जैसे कैल्शियम यहाँ पे बढ़ा तो ब्लड ने क्या किया, ब्लड के अंदर जो पोटेशियम था तो उस कैल्शियम चार्ज को बैलेंस करने के लिए ब्लड ने सारा पोटेशियम ल्यूमेन के अंदर डाल दिया। तो हुआ क्या कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल तो बढ़ गया बट पोटेशियम का लेवल कम हो गया, सोडियम का लेवल कम हो गया ब्लड के अंदर। तो ये आपको थायराइड का एक्शन इतना ही याद रखना है। हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थायराइड का अच्छे से देखा। अब हम इसी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से थायराइड के साइड इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहला साइड इफ़ेक्ट है थायराइड का वो क्या है, हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया का मतलब ये हुआ कि पोटेशियम की कमी हो जाना ब्लड के अंदर या फिर यूरिन के अंदर पोटेशियम का अमाउंट बढ़ जाना। तो ये ब्लड के अंदर पोटेशियम की कमी क्यों हुई, तो मैंने आपको बताया जब कैल्शियम का अमाउंट बढ़ जाता है ब्लड के अंदर तो उसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम सारा ब्लड से निकल के, सारा नहीं मतलब ब्लड से निकल के ल्यूमेन के अंदर आ जाता है उसको बैलेंस करने के लिए, इसीलिए हाइपोकैलेमिया हो गया। इसके बाद हाइपर कैल्सीमिया, तो मैंने बताया था कैल्शियम के पंप को एक्टिवेट कर लेता है जिससे ये कैल्शियम ब्लड के अंदर ज़्यादा बढ़ जाता है थायराइड की वजह से, तो हाइपर कैल्सीमिया भी हो गया। इसके बाद हाइपर ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट रहते हैं उनके लिए थायराइड कंट्राइंडिकेट रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि ये हाइपर ग्लाइसेमिया करती है। अब हाइपर ग्लाइसेमिया कैसे करेगी, तो हमें पता है जब अपनी बॉडी में ग्लूकोज एक्स्ट्रा बढ़ जाता है तो एक हार्मोन होता है जिसका नाम है इंसुलिन। ये हार्मोन क्या करता है, सारे ग्लूकोज को फैट में बना के एडिपो टिश्यू में डिपॉजिट करता है, नॉर्मल केस में ये करता है।
पर एक चीज़ याद रखना, ये इंसुलिन तभी एक्शन देगा, ये तभी एक्टिवेट होगा जब इसको ब्लड में अच्छे अमाउंट में पोटेशियम मिलेगा। तो थायराइड ने क्या किया, पोटेशियम की तो कमी कर ली ब्लड के अंदर, तो इस वजह से इंसुलिन एक्टिवेट नहीं हुआ, जिस वजह से ग्लूकोज एडिपो टिश्यू में नहीं गया, इसलिए ब्लड के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ गया। तो ये पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो मैं आपको बताऊंगा जब हम इंसुलिन को अलग से पढ़ेंगे तब, अभी आप बस इतना याद रखो। इसके बाद जो अगला साइड इफेक्ट है वो हाइपर यूरिसेमिया, तो ये भी आप याद रखो, ये यूरिया का अमाउंट बढ़ा देता है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, इसीलिए हाइपर यूरिसेमिया हो गया। ठीक है, इसके बाद डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्यों हुआ, क्योंकि ये सोडियम और वाटर का लॉस करता है यूरिन के साथ। तो जब सोडियम चला जाता है, पानी चला जाता है अपने ब्लड के अंदर से, तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसके बाद हाइपोन्यूट्रीमिया, मतलब सोडियम की कमी हो जाना। तो ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, ये सारे आपको अच्छे से याद रखने हैं। शायद आपको याद होगा कि जब मैंने आपको लूप डायबिटिक पढ़ाया था तब मैंने बोला था लूप डायबिटिक का एक साइड इफेक्ट है वो है हाइपोकैल्सीमिया, मतलब वो कैल्शियम की कमी कर लेता है। बट थायराइड का साइड इफेक्ट क्या है, हाइपर कैल्सीमिया। तो ये दोनों अपोजिट है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक पर्सन है जिसको ओस्टियोपोरोसिस है, उसमें कैल्शियम की कमी हो रही है, तो उसके लिए कौन सा डायबिटिक सूटेबल रहेगा, तो उसके लिए कौन सा रहेगा, थायराइड रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि थायराइड का साइड इफेक्ट है हाइपर कैल्सीमिया, तो ब्लड में कैल्शियम का अमाउंट बढ़ा देगा, तो जो ओस्टियोपोरोसिस का पर्सन है उसके लिए ये कैल्शियम बेनिफिट रहेगा। तो इस टाइप के कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ये साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे कि थायराइड को कहाँ पे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले ये एडेमा में यूज किया जाता है। तो एडेमा किसको बोलते हैं, जब अपनी बॉडी का फ्लूइड टिश्यू में डिपॉजिट हो जाता है जिसकी वजह से हमें स्वेलिंग हो जाती है, तो उसको एडेमा बोलते हैं। तो उस केस में थायराइड यूज किया जाता है। आपने ओल्ड एज के पर्सन को देखा होगा तो उनकी किडनी अच्छे से काम नहीं करती, तो बहुत सारा फ्लूइड उनके टिश्यू में डिपॉजिट रहता है, तो उसी को एडेमा बोलते हैं, वहाँ पे यूज किया जाता है। इसके बाद ये CHF में, LVF में यूज किया जाता है, हाइपरटेंशन वाले लोगों में यूज किया जाता है, फूड एंड ड्रग पॉइजनिंग में भी यूज किया जाता है। ये हाइपोकैल्सीमिया वाले लोगों को भी दिया जाता है क्योंकि इसका साइड इफेक्ट रहता है हाइपर कैल्सीमिया, इसीलिए हाइपोकैल्सीमिया वालों में यूज किया जाता है। इसके बाद ये किडनी स्टोन में यूज किया जाता है, ये ओस्टियोपोरोसिस में भी यूज किया जाता है जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद ये डायबिटीज इंसिपिडस में भी यूज किया जाता है। तो डायबिटीज इंसिपिडस किसको बोलते हैं, जिसमें अपना एक हार्मोन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो अपने ब्रेन से रिलीज नहीं होगा या फिर वो किडनी पे एक्शन नहीं देता, तो उस केस में हम थायराइड यूज करते हैं। तो आपको अभी ये याद रखना है इसके यूज। अब हम इसके कंट्रा इंडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये डायबिटीज मेलिटस में कंट्रा इंडिकेट है। तो डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल ऑलरेडी बढ़ा रहता है, अगर हम उनको थायराइड देंगे तो थायराइड भी क्या करता है, हाइपरग्लाइसेमिया करता है, तो ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे ये कंट्रा इंडिकेट है। इसके बाद ये हाइपोटेंशन वाले को नहीं देंगे क्योंकि उनमें ऑलरेडी ब्लड प्रेशर कम है और थायराइड और ज़्यादा ब्लड प्रेशर कम कर लेगा, तो तब वो उनको नहीं देंगे। किडनी जो फेलियर है उनको भी थायराइड नहीं दिया जाता, और हाइपोकैलीमिया वाले पर्सन को भी नहीं दिया जाएगा, और ये गाउट वालों को भी नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा, कुछ थायराइड का एक साइड इफेक्ट है वो है हाइपर यूरिसीमिया, मतलब यूरिया का लेवल, यूरिक एसिड का लेवल अपने ब्लड के अंदर बढ़ा देता है, तो इसलिए गाउट के अंदर भी कंट्रा इंडिकेट है। अब हम थायराइड की मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे इसमें रिंग सिस्टम कौन सा रहता है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है बेंजो। तो ये बेंजो थायाडाइएजीन, मतलब बेंजो थायाडाइएजीन नॉर्मल रिंग सिस्टम रहता है। बट अगर आप इसको IUPAC नेम देखोगे तो ये 2-हाइड्रो-1,2,4 बेंजो थायाडाइएजीन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन है। तो देखो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रो, फिर इसके बाद 1 पे थाया, 1 थाया, 2 एंड 4 पे डाईएजी, तो इसीलिए इसका नाम रहता है 2-हाइड्रो-1,2,4 बेंजो थायाडाइएजीन। तो ये रिंग सिस्टम रहता है, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद हम 2 ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है क्लोरथायाजाइड, दूसरी ड्रग है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम रहता है अगर आप ढंग से देखोगे, बस फ़र्क थोड़ा सा रहता है। वो कहाँ रहता है कि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। कौन सी पोजीशन पे, तो ये जो 4 पोजीशन है, 3rd 4th पोजीशन, वहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है।
बट यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं रहता, इतना ही फ़र्क है। इसीलिए यहाँ पे हाइड्रो लिखा है, बाकी क्लोरोथाइजाइड सेम है, हाइड्रो मतलब 2 हाइड्रोजन लग गए उस डबल बॉन्ड को ख़त्म करने के लिए। तो आपको स्ट्रक्चर सिंपल ये याद हो गया। और इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, तो अगर आप देखोगे तो ये है 1 नंबर, ये है 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये है 6। तो देखो 6 क्लोरो, इसके बाद 7 पे क्या है सल्फोनामाइड, 6 क्लोरो 7 पे सल्फोनामाइड, और इसके बाद 1 पे देखोगे तो इस सल्फर के ऊपर 2 ऑक्सीजन भी है, तो 1,1 डाइऑक्साइड। तो अब इसका नाम अच्छे से आप कर सकते हो। तो देखो क्या है 6 क्लोरो, फिर इसके बाद रिंग सिस्टम कौन सा है 1,2,4 बेंजो थाया डाइएजीन जो हमने पीछे पढ़ा था। इसके बाद 7 सल्फोनामाइड और 1,1 डाइऑक्सो। तो इसका नोमेनकल्चर हो गया। फिर मैं अगर आपको पूछूँ हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड का नोमेनकल्चर क्या होगा, एग्जैक्टली सेम ही होगा, बट यहाँ पे 2 हाइड्रो है, वहाँ पे 4 हाइड्रो हो जाएंगे। क्यों कि 2 तो पहले ये वाले 2 और 2 ये, तो टोटल मिला के 4 हाइड्रो। तो ये हो गया। अगर मैं आपको पूछूं इन दोनों में से ज़्यादा पोटेंट या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक कौन सी है, तो ये रहेगी। जब यहाँ पे सेचुरेशन हो गया, डबल बॉन्ड हट गए, तो इसकी इफिकेसी बढ़ गई इसकी। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। इसके बाद जब थायाजाइड को सिंथेसिस करते हैं लैब के अंदर, तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या लेते हैं, तो कई बार इस पर क्वेश्चन आता है जीपेट जैसे एग्जाम में, तो वो है 3 क्लोरो एनिलीन। तो आपको ये याद रखना है। फिर 3 क्लोरो एनिलीन लेंगे, फिर एक लंबी रिएक्शन लगेगी, बहुत सारे स्टेप रहेंगे, बट एक चीज़ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर उस रिएक्शन के स्टेप के अंदर अगर हम फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तब बनेगा हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, या फिर उसी रिएक्शन के अंदर हम फॉर्मिक एसिड लेंगे तब बनेगा क्लोरोथायाजाइड। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम उस पूरी रिएक्शन प्रोसेस में फॉर्मल्डिहाइड लिया तो फाइनल थायाजाइड कौन सा बनेगा, तो बनेगा हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। या पूछेंगे अगर हमने फॉर्मिक एसिड लिया तो फाइनल जो थायाजाइड बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा क्लोरोथायाजाइड। अगर आप भूल जाओ एग्जाम में, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो इनका रेशियो क्या रहा 2:1। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, तो इसका रेशियो 1:1 रह गया। तो मतलब इस केस में हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तभी ये हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड बना, क्योंकि हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड में एक्स्ट्रा हाइड्रोजन रहते हैं ये डबल बॉन्ड हटाने के लिए। तो इसको मैंने ऐसे याद रखा है, आप कैसे भी याद कर सकते हो। तो अब अपनी ये क्लास ख़त्म हो रही है, हमने मीडियम थायाजाइड के बारे में अच्छे से पढ़ा। तो नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम वीक डायूरेटिक है, वीक सीलिंग डायूरेटिक, उसके बारे में पढ़ेंगे। और आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। थैंक यू।